माय नेम इज विकास। बच्चों आज हमारी यह अकाउंटिंग रेशो की 6th क्लास है। बच्चे इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था लिक्विडिटी रेशो और साथ ही साथ मैंने उसके सारे क्वेश्चन करा दिए थे। बच्चे आज मैं आपको अकाउंटिंग रेशो की सेकंड टाइप कराने वाला हूँ। सही है, तो बच्चे हमारी सेकंड टाइप कौन सी है, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पर सेकंड जो टाइप्स है अकाउंटिंग रेशो की है वो होता है सोलवेंसी रेशो। एक चीज बताओ, जब आप सोलवेंसी रेशो पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले आपको सोलवेंसी रेशो का मीनिंग पता होना चाहिए। चलो तो मैं बताता हूँ। बच्चे जो सोलवेंसी रेशो होता है ना वो कैलकुलेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम पेबल करने के लिए कैपेबल है या नहीं। सही है, मान लो एक बिजनेस है, समझना मेरा एक बिजनेस है तो मैंने अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म क्या ले रखी है, लॉन्ग टर्म कर्जे ले रखे हैं। तो जो मैंने लंबे समय के लिए कर्जा ले रखा है क्या वो उसको पे करने के लिए मैं कैपेबल हूं या नहीं, इस चीज को जानने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सोलवेंसी रेशो। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको सोलवेंसी रेशो का मीनिंग बताता हूँ। सही है, सोलवेंसी रेशो का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो बच्चे ध्यान से लिखो, कॉपी करो मेरे साथ साथ ही। सोलवेंसी रेशो जो होता है आर द रेशो। बच्चे सोलवेंसी रेशो क्या होता है, एक ऐसा रेशो होता है सोलवेंसी रेशो आर द रेशो जो पता है क्या होता है, विच शो कर देगा। पता है ये क्या करता है, ये शो करता है एंटरप्राइज की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैपेबिलिटी को। सही है, विच शो करता है वेदर, बच्चे ध्यान से, वेदर किस चीज को शो करता है, द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज होती है बच्चे, जो एंटरप्राइज होती है ना विल बी, कि वो क्या होगी, विल बी एबल होगी, किस चीज में एबल होगी, योग्य होगी, टू मीट, किस चीज को, टू मीट करने के लिए बच्चे, टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लाइजेशन। क्लियर है पॉइंट या नहीं, जिसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बच्चे समझ में आ गया या नहीं आया। एक चीज सुनना, हम अपने बिजनेस की, जैसे हमारी कंपनीज होती है तो हम कंपनीज की हर चीज को रेशो से भी आइडेंटिफाई करते हैं कि पिछले साल हमारी, मान लो एक एग्जांपल, पिछले साल हमारी सेल्स 10 लाख थी, इस साल 15 लाख हो गई, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी सेल्स कितने % बढ़ गई। इसी तरीके से तो ऐसे ही यहाँ पर कि जो कंपनीज होती है उनके पास लॉन्ग टर्म उधार होते हैं, पब्लिक से पैसा ले रखा है, बहुत जनों से उधार पैसा ले रखा है, तो जो पैसा उधार लिया है क्या उसको पे करने के लिए वो कैपेबल है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सोलवेंसी रेशो। समझ में आ गई बात या नहीं। सोलवेंसी रेशो का मैंने आपको मतलब समझाया क्या होता है। सोलवेंसी रेशो आर द रेशो, बच्चे सोलवेंसी रेशो क्या एक ऐसा रेशो होता है जो पता है क्या शो करता है, एंटरप्राइज की उसकी एबल, एबल माने होता है उसकी योग्यता, किस चीज को पे करने के लिए, फाइनेंशियल ऑब्लाइजेशन को। सही है, क्लियर है पॉइंट या नहीं, समझ में आ गया। बच्चे इसके अंदर अब आपको समझना है कि हमें क्या क्या चीज सीखनी है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूँ, रफ कर दो। बच्चे बोर्ड के पर्पज से देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए सोलवेंसी रेशो का मतलब, वो मैंने आपको बता दिया। सोलवेंसी रेशो के अंदर कौन कौन से रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं। सही है, सोलवेंसी रेशो के अंदर कौन कौन से रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बच्चे आप कॉपी करना मेरे साथ ही। बच्चे इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा पहले नंबर पे डेट टू इक्विटी रेशो। क्या सिखाऊंगा बच्चों, डेट टू इक्विटी। बच्चे इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। क्या सिखाऊंगा बच्चे, टोटल एसेट टू डेट रेशो। इसके अंदर मैं तीसरा सिखाऊंगा प्रोप्राइटरी रेशो। क्या सिखाऊंगा बच्चे, प्रोप्राइटरी रेशो। और बच्चे इसके अंदर मैं चौथा आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो बच्चा ध्यान से सुनना,
सोल्वेंसी रेशो को 4 कैटेगरी में बांटा गया। सोल्वेंसी रेशो के अंदर 4 रेशो आपको कैलकुलेट करना सीखना है। पहले आप सीखोगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो, फिर सीखोगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, तीसरा होता है प्रोप्राइटरी रेशो, चौथा होता है इंटरेस्ट कवर रेशो। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आज मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर कल मैं इसे कराऊंगा, नेक्स्ट डे ये, नेक्स्ट डे ये। तो बच्चे ये भी मैं 4 दिन में इसे भी खत्म कर दूंगा और एक एक सवाल कराऊंगा। सही है? तो सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है बच्चे? ले लिया? अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। और बच्चे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तो करो, और लाइक के साथ साथ कमेंट करो क्या चीज प्रॉब्लम है, क्या चीज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे वो कमेंट में मेंशन करो, मैं कराऊंगा। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो बच्चे आज हम सोल्वेंसी रेशो की फर्स्ट टाइप स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या है बच्चे? ध्यान से, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्या होता है बच्चे? डेब्ट टू इक्विटी रेशो। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे एक चीज मैंने आपको बोली थी कि मैं आपको फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा, आप फॉर्मूले को समझ लो। तो समझना बच्चे, मैं अब आपको एक बात बोलने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनना। जब भी किसी रेशो में 2 मिल जाता है, जब भी किसी रेशो में 2 मिल जाता है, तो जो पहले वाली चीज है वो ऊपर उतार दो, डेब्ट तो आ जाएगा पहले, और जो 2 के बाद वाली है वो जस्ट नीचे रहेगा, इक्विटी। सही मेरी बात? ये नहीं? तो बच्चे फॉर्मूला बना डेब्ट अपॉन इक्विटी। बच्चे फॉर्मूला क्या बन गया? डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्लियर है पॉइंट या नहीं? डेब्ट और इक्विटी ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया इसका, सोल्वेंसी रेशो का। बच्चे एक चीज बताओ, यदि मुझे ये रेशो निकालना सीखना तो मुझे क्या चीज सीखनी पड़ेगी? मुझे ये दोनों चीज बनानी आ जाए तो मैं ये रेशो निकाल दूंगा। सही है? तो बच्चे पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसके डिटेल दूंगा। सही है बच्चे? ये जो डेब्ट है ये कैसे निकलेगा? डेब्ट का मतलब किससे? बच्चे यहाँ पे जो डेब्ट है ना, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म से। किसका मतलब है? लॉन्ग टर्म, जो भी कर्जा है। सही है बच्चे या नहीं? यहाँ पे जो डेब्ट है इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म से। तो बच्चे डेब्ट, आपको डेब्ट कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीजों का सम चाहिए। किस किस चीज का? लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स। बच्चे लॉन्ग टर्म्स बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन। क्या होता है बच्चे? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्वेश्चनों में लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो दिया होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो दिया होता है। सही है? इसकी वैल्यू दे रखी, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ये गिवन भी हो सकता है और गिवन नहीं भी हो सकता। गिवन है तो इसकी वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू पुट, दोनों को जोड़ दो, डेब्ट बन जाएगा। और यदि आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं दे रखा तो इसको कैसे निकालेंगे? बच्चे इसका भी निकालने का एक फॉर्मूला। लॉन्ग टर्म बोरिंग पता है किन किन चीजों का सम होता है? जो भी कंपनीज ने पैसा उधार लिया लंबे समय के लिए, जैसे कंपनीज कुछ टर्म लोन ले लेती है, बच्चे कुछ टर्म लोन ले लेते हैं, कुछ बैंक से पैसे लेते हैं, बैंक से बैंक लोन हो गया, पब्लिकों से कुछ पैसा उधार लेती है, जिसे हम पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। इसके अंदर आ जाता है बॉन्ड, आ जाता है बॉन्ड्स आता है, बच्चे डिबेंचर आता है। बच्चे इन्हें याद कर लेना। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज शामिल होती है? ये 5 चीज मैंने आपको बताई है। यदि मैं इन 5 का सम कर दूं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग मिल जाता है। समझ में आई बात या नहीं है? सबसे पहले मैंने आपको बोला आपको डेब्ट इक्विटी रेशो सीखना है, तो उसके लिए आपको ये दोनों चीज कैलकुलेट करने आनी चाहिए। डेब्ट, तो बच्चों पहले मैं आपको डेब्ट निकालना सिखा रहा हूँ। डेब्ट निकालने के लिए 2 चीजों का सम होता है डेब्ट, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये क्वेश्चन में डिक्टो दिया होता है, ये गिवन भी होता है, नहीं भी होता। गिवन है तो वैल्यू पुट कर देंगे और गिवन नहीं है तो उसे ऐसे निकाल देंगे। समझ में आई बात या नहीं? आप इसको कॉपी करते रहना। बच्चे हमने सेकंड सिखा रहा हूं आपको इक्विटी। जो इक्विटी है बच्चे ये भी 2 चीजों का सम है। किस किस का? ये 2 चीजों का सम है, शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे ध्यान से सुनते रहना, पर आज थोड़ा सा फॉर्मूले को समझना। ये फॉर्मूला आगे के 4 क्वेश्चनों पे फायदा मिल जाएगा, मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है? इसलिए कह रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को यही समझने की कोशिश करो।
बच्चे इक्विटी दो चीजों का सम होता है, शेयर्स कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का। आपके यहाँ पे जो शेयर्स कैपिटल होती है वो दो होती है, इक्विटी और प्रीफरेंस। तो कहने का मतलब है ये गिवन भी हो सकता है, और यदि नहीं है तो इनको निकालने के लिए आपको दो चीजों को जोड़ना पड़ता है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। सही ना ये बात या नहीं? बच्चे इन दोनों का यदि मैं सम कर दूं तो शेयर्स कैपिटल बन जाता है। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारे रिजर्व होते हैं, सरप्लस होते हैं जो कंपनीज के अपने होते हैं, तो उन सबको जोड़ दूं तो रिजर्व एंड सरप्लस। समझना, शेयर्स कैपिटल कैसे बनेगा? इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस, यदि मैं इन दोनों को सम कर दूं तो शेयर्स कैपिटल बन जाता है। बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, पहले नंबर पे लिख लो, चलो नंबर से याद हो जाएगा, अच्छी बात, जनरल रिजर्व। सही है बच्चे, इसके अंदर जनरल रिजर्व होता है, इसके अंदर कैपिटल रिजर्व होता है। सही है बच्चे, इसके अंदर तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, उसका एक नाम रखा जाता है कंपनीज के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सरप्लस। दैट इज जो सरप्लस होता है वो बैलेंस किसका होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बच्चे प्लस और क्या हो सकता है? बच्चे कोई भी अदर रिजर्व, कोई भी रिजर्व है तो वो सब इसमें है। समझ में आया? यदि मैं इन सब का सम कर दूं तो रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाएगा। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलो मैं इसके क्वेश्चन कराता हूं। समझ में आया? पहले आप इसे थोड़ी देर बच्चे वीडियो को पुश करना और उसके बाद इस फॉर्मूला को लिखकर थोड़ी देर याद करना, कम से कम 10 मिनट इन्हें याद करना, जब मैं सवाल कहूंगा फिर करना। सही है? चलो बच्चे मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो बच्चे मैं इसे रफ कर देता हूं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। सही है बच्चे? बुक्स खोलो सभी बच्चे। बच्चे हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के 36 से, तो मैं 36 से जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो का 36 से 46 तक के क्वेश्चन है। तो बच्चे जितने क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा मैं करा दूंगा, और जो रह जाएंगे वो आप लोगों को खुद को करने। कोशिश मैं ये करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूं। मैं कराना तो ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लार्ज हो जाते हैं, बच्चे देखते नहीं फिर, तो फिर उस वीडियो को बनाने का फायदा नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं कम से कम क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं तो मैं तो सारे क्वेश्चन कराने की बच्चे ध्यान सुनना चाहता तो मैं सारे क्वेश्चन हूँ, लेकिन सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग बनेगी और फिर बच्चे उसको देख नहीं पाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बच्चे जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो आपका फोकस बुक्स में होना चाहिए, अपनी बुक्स में। सही है? तो पेज नंबर है 4.102 पर, क्वेश्चन नंबर 36। स्टार्ट करो। क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट करना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। बच्चे सबसे पहली बात क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट करना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जैसे बोला डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तो आप इसका फॉर्मूला लिख दो। मैंने अभी आपको एक बात बताई, जब भी 2 मिलता है तो जो पहले वाली चीज है वो तो ऊपर कॉपी कर दो डेब्ट, और जो 2 के बाद वाली चीज है वो नीचे कॉपी कर दो। अब आपको ये रेशियो निकालना, तो इन रेशियो के लिए आपको ये दो चीज चाहिए। चलो तो आगे पढ़ते हैं बच्चे। इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल वो किसका पार्ट है? शेयर्स कैपिटल का। जनरल रिजर्व किसका पार्ट होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पता है किसका पार्ट है? ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होते हैं। डिवेंचर पता है किसका पार्ट होते हैं? डिवेंचर हमारा डेब्ट का पार्ट होते हैं। और करेंट लायबिलिटी, बच्चे जो करेंट लायबिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। तो इस क्वेश्चन में जो करेंट लायबिलिटी दे रखी है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। चलो बच्चे ध्यान से सुनना, मुझे दो चीज चाहिए, एक तो मुझे डेब्ट चाहिए, तो बच्चे डेब्ट के अंदर तो सिर्फ एक चीज आने वाली है इस क्वेश्चन के हिसाब से, डिवेंचर। डिवेंचर की जो आपको वैल्यू दी है वो दे रखी है 1,30,000 रुपीज, तो आपका डेब्ट निकल गया। सही है बच्चे? डेब्ट निकल गया। अब आगे सुनना, इसके बाद बच्चे इक्विटी की बात करें। इक्विटी बच्चे, इक्विटी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं मैं, रिजर्व एंड सरप्लस।
यदि मैं इन दोनों का सम कर दूं तो इक्विटी है। अब बच्चे शेयर्स कैपिटल की बात कर रहे हैं। शेयर्स कैपिटल, जो शेयर्स कैपिटल है वो दे रखी है, नहीं दे रखी? बच्चे शेयर्स कैपिटल में हमें दिए इक्विटी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अब बच्चे ध्यान सुनो, रिजर्व एंड सरप्लस के हिसाब से देखें तो क्या इसके अंदर दे रखा जनरल रिजर्व। बच्चे जो जनरल रिजर्व है वो इसके अंदर आता था या नहीं आता था? तो जनरल रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व के बाद दे रखा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बच्चों जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी इसके पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का। क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस, बस और तो कुछ दिया ही नहीं। तो बच्चे अब इसका टोटल कर दो। आपको इक्विटी दे रखी है 5 लाख की, आपको इक्विटी कितने दे रखी है? 5 लाख की। आपको जनरल रिजर्व दे रखा 90,000 रुपए, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो 50,000 दे रखा। बच्चे इन सबका सम कर देंगे तो हमारी इक्विटी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? इक्विटी। इन सबका सम कितना होगा? 6,40,000। तो बच्चे हमारे यहाँ पर इक्विटी भी निकल गया। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे एक बार फिर समझना, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला था कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। तो आपको डेट और इक्विटी निकालना, तो मैं डेट निकालने लगा। मुझे पता है डेट के अंदर डिवेंचर आता है तो डिवेंचर लिख लिया, और इक्विटी के अंदर 2 चीजों का सम होता है। इस वाले पार्ट में तो दिया एक चीज, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये दोनों चीज रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो इन सबको सम कर लिया, इक्विटी बन गया। इनकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। बच्चे डेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1,30,000, और इक्विटी की वैल्यू कितनी है? 6,40,000। बच्चे इसे सोल्व कर लेंगे, नीचे भी 4 0 ऊपर भी 4 0, सही करिए। तो एक काम को 13/60 इसे काट लेना, कट जाएगा, सही है, पॉइंटों में आएगा समथिंग में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सही में आ गया स्क्रीन, वैसे मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 37 कराऊंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ तो कोई डाउट? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में टोटल डेट दिया, वो टोटल एसेट दी। बच्चे टोटल एसेट्स कितने दिए? 2,60,000। क्वेश्चन में टोटल डेट दिया। अच्छा आगे सुना, करंट लायबिलिटी दे दी, और कैलकुलेट करना डेट इक्विटी रेशो। बच्चे इसमें 3 चीज दी है। सबसे पहली बात, आप जानते हो टोटल डेट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, टोटल एसेट्स का भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसका नहीं लगा फिलहाल। बच्चे पहले तो ये लिख लिया, क्वेश्चन में हमें टोटल डेट दिया। टोटल डेट हमारा जो सम होता था, मैंने आपको बताया था एक बैलेंस शीट से बनाना, क्या क्या होता था इसमें? आती थी नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये होता था। लिक्विडिटी में सिखाया था टोटल डेट किसका सम होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। जो नॉन करंट लायबिलिटी होता है यही तो कहलाता है लॉन्ग टर्म डेट, और यही तो हमारा ये वाला डेट होता है। बच्चे टोटल डेट क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे किसके बराबर है? डेट के बराबर है, प्लस इसे मैं डेट भी लिख सकता हूँ। और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में देखिए 1 लाख नहीं, करंट लायबिलिटी हमें देखिए 20,000 रुपीज, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1,80,000 में से 20,000 गए, तो बच्चे हमारे पास डेट निकल गया। तो बच्चे हमारे पास डेट कितना निकल गया? 1,60,000। एक चीज निकालिए बच्चे, ये 1,60,000 तो यहाँ रहेगा, 1,60,000। अब कैसे भी करके इक्विटी निकालो। तो बच्चे एक चीज सुनना, इसमें टोटल एसेट दे रखी है, क्या एसेट साइड का कोई डाटा दिया? नहीं ना, तो आप लिखोगे बच्चे ध्यान से ना, क्या लिखो? वी नाउ, हम जानते हैं टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटी के। तो आप एक काम कर, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला लगा लो। बच्चे टोटल लायबिलिटी बराबर फॉर्मूला होता है, जल्दी से क्या क्या होता? शेयर्स होल्डर्स फंड प्लस, बच्चे शेयर होल्डर फंड्स प्लस, और क्या होता था जल्दी से था? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये होता था। यही होता था या नहीं होता था? और इन दोनों का मुझे सम दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं टोटल डेट। क्या बोलते हैं? टोटल डेट। तो बच्चे टोटल लायबिलिटी किसके बराबर मानी? टोटल एसेट्स के। टोटल एसेट जो दे रखी थी 2,60,000, तो मेरी लायबिलिटी भी कितनी है टोटल? ये। शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, शेयर्स होल्डर्स फंड गिवन नहीं है, प्लस ये दे रखा है टोटल डेट।
1,80,000, ये 1,80,000 इधर चला जाएगा। बच्चे 2,60,000 में से 1,80,000 घटा दूं तो शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो बच्चे कितना आएगा, तो बच्चे शेयर होल्डर फंड आया 80,000, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड कितना है 80,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट तो बताओ। बच्चे जो इक्विटी होता है ना, इसका एक दूसरा नाम पता है क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब किससे होता है, शेयर होल्डर्स फंड से होता है। क्लियर है पॉइंट या नहीं। तो बच्चे डेप्ट तो हमारा निकला 1,60,000 और इक्विटी कितना निकला हमारा, वो इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड जो निकला 80,000। 100 रुपये लगा, 4 जीरो से बच्चे 4 जीरो कट गई, 8 से 2 रेशो में। बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। चीजों को बस आपको पता करना है कि किसको क्या और बोलते हैं, सवाल होता चला जाएगा। जैसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी को डेट बोला जाता है, और जो शेयर होल्डर फंड है ना उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कहा जाता है। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम करते हैं, पहले आप इसके फॉर्मूले लर्न करना, क्वेश्चन करके देखना, नहीं होंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करो और कमेंट करो और शेयर करो।